हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ एंड नॉलेज। दिस इज़ एडवोकेट दृष्टि एंड आज हम डिस्कस करेंगे सीपीसी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए सीपीसी के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस एक कॉन्सेप्ट, एक ओवरव्यू मिल जाएगा जिससे आपके लिए एग्जाम्स में यूज़फुल हो जाएगा। चलिए सेक्शन 2 हमें बताता है जो हमारा डेफिनेशंस कवर करता है। तो उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जैसे कोर्ट की फर्स्ट में दे रखी है, सेकंड में डिक्री दे रखी है। डिक्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिक्री के बारे में ये पूछा जाता है कि डिक्री प्रिलिमिनरी भी होती है, फाइनल भी होती है, दोनों तरीके की होती हैं। बाकी डेफिनेशन इसमें दे रखी है, वो हम डिस्कस करेंगे कभी और। एंड थर्ड में दे रखा है इसमें डिक्री होल्डर, फोर्थ में दे रखा है डिस्ट्रिक्ट, फिफ्थ में फॉरेन कोर्ट, सिक्स में फॉरेन जजमेंट, सेवन्थ में गवर्नमेंट प्लीडर, 7A हाई कोर्ट, 7B इंडिया, एट्थ में दे रखा है जज जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, 9 में जजमेंट, 10 में जजमेंट डेटर, 11 में हमें दे रखा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, 12 में मीन प्रॉफिट एंड 13 में हमारा दे रखा है मूवेबल प्रॉपर्टी, 14 में हमारा दे रखा है ऑर्डर, 15 में दे रखा है प्लीडर, 16 में हमारा दे रखा है प्रिस्क्राइब्ड, 17 में पब्लिक ऑफिसर। अब एक ये याद रखिए कि पब्लिक ऑफिसर तो यहाँ पे दे रखा है, लेकिन पब्लिक सर्वेंट हमारा कहाँ दे रखा है वो आप बताइएगा मुझे। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट दे रखा है हमारा रूल्स 18 में, 19 में हमारा दे रखा है शेयर इन कॉर्पोरेशन एंड 20 में हमारा दे रखा है साइन। तो ये कुछ हल्की हल्की सी डेफिनेशन हैं जिसमें हमने ऊपर से बताया, लेकिन आपके लिए यूज़फुल होगा। तो एक ग्लांस के थ्रू आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगा एंड आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे अगर आप सुनेंगे एंड देखेंगे, बैरैक्ट रेफर करेंगे। तो सेक्शन 2 हमने कवर कर लिया, एक ही वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर रहे हैं। सेक्शन 6 हमें बताता है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। अब ज्यूरिसडिक्शन बहुत तरीके का होता है, तो पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन दैट मीन्स द ज्यूरिसडिक्शन रिलेटेड टू मनी, जो अमाउंट के बारे में हमारा डिसाइड करता है कि कितना ज्यूरिसडिक्शन होगा, किस कोर्ट के पास कितना ज्यूरिसडिक्शन होगा, वो हमें सेक्शन 6 में बताता है। सेक्शन 9 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये होता है कोर्ट टू ट्राई ऑल सूट अनलेस बार्ड, जब तक कि बार्ड ना हो तब तक सारे सिविल सूट जो हैं वो कोर्ट ट्राई कर सकता है। अब ये एग्ज़ाम से पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, तो इम्पॉर्टेंट है फॉर मेंस एज वेल एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। स्टे ऑफ सूट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सब जुडिस भी बोलते हैं। मतलब जब हमारा पेंडिंग हो जाता है, एक तरीके से रोक लगा दी जाती है, स्टे कर दिया जाता है। सेक्शन 10 है, डिटेल्स में जाएंगे तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, मेंस के लिए पूछा जाता है। 11 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, रेस्ट जुडिकाटे के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 12 की बात करें तो बार टू फर्दर सूट, मतलब पुराने जो फर्दर सूट आएंगे हमारे पास उनको भी बार कर दिया जाता है, एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। 13 की बात करें तो बोल रहे हैं कि फॉरेन जजमेंट जब कंक्लूसिव नहीं होंगे। अब जब मैंने आपको एविडेंस एक्ट पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि एविडेंस एक्ट में दे रखा है कंक्लूसिव प्रूफ, जो बिल्कुल फुल एंड फाइनल होते हैं, प्रिजम्पशन की जाती है कि ये बिल्कुल कंक्लूसिव होंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, फॉरेन जजमेंट जब कंक्लूसिव नहीं होंगे, तो इसे याद रखिएगा। अब सेक्शन 14 दे रखा है, इसमें प्रिजम्पशंस, जब फॉरेन जजमेंट की कुछ प्रिजम्पशंस करेंगे तो सेक्शन 13 और सेक्शन 14 को एक साथ पढ़ते हैं। सेक्शन 15 की बात करें तो अगेन ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। कोर्ट्स इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, जहाँ पर इंस्टीट्यूट किया जाएगा, कौन सी वो प्लेसेस होंगी, कौन सी वो ज्यूरिसडिक्शन होगी जहाँ पर हम सूट जो है वो इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। सेक्शन 16 की बात करें तो सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर हमारा सिचुएटेड है वहाँ पर अगर हम सूट इंस्टीट्यूट करें तो क्या कुछ कंडीशंस हैं वो 16 में बताई गई हैं। 17 बोल रहा है सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। अगर अलग अलग डिफरेंट कोर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, ज्यूरिसडिक्शन की उनके बारे में, तो वहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की क्या सिचुएशन रहेगी और कैसे सिचुएट होती हैं वो सब बता रखा है हमारा सेक्शन 17 में। सेक्शन 18 की हम बात करें तो सेक्शन 18 हमें क्या बोलता है, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स आर अनसर्टेन, जहाँ पे हमें यही नहीं पता होता कि हमें कौन से कोर्ट में फाइल करना है हमारा सूट, तो उस प्लेस के बारे में जहाँ अनसर्टेनिटी होती है वो हमें बताता है सेक्शन 18। सेक्शन 19 की बात करें तो सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल,
या तो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी या पर्सन होगा, तो उनके बारे में हमें बताता है सेक्शन 19। 20 क्या बोल रहा है? अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिसाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइज। अब इस वाले सेक्शन पर बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि कहाँ पर अगर सूट इंस्टीट्यूट हुआ है वहाँ पर डिफेंडेंट रिसाइड करता है या कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, तो वहीं पर ही सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। 21 की बात करें तो ऑब्जेक्शन जो जुरिसडिक्शन के लिए होता है, तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 21A बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें बताता है बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। जो भी ऑब्जेक्शन हमने ऊपर किए हैं उसमें बार लगा दिया जाता है डिक्री को सेट असाइड करने के लिए, राइट। तो इम्पॉर्टेंट है, प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड है, इसे ध्यान रखिएगा। 22 की बात करें तो 22 है पावर टू ट्रांसफर सूट्स विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। अगर एक से ज़्यादा न्यायालय में हमारा सूट पेंडिंग है तो वहाँ पर हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सेक्शन 22 हमें यही बताता है। सेक्शन 23 की बात करें तो क्या बोलता है? टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज। सेक्शन नंबर 25 की बात करें तो पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सूट्स। जब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर आ जाती है ट्रांसफ़र सूट करने की, तो वो हो जाता है हमारा सेक्शन नंबर 25। यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 26 बताता है हमें इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जब हम किस तरीके से इंस्टीट्यूट कर सकते हैं अपना सूट, किस तरीके से फाइल कर सकते हैं कोर्ट में जाकर, न्यायालय में जाकर। सेक्शन 27 हमें बताता है समन्स टू डिफेंडेंट, जब हम डिफेंडेंट को समन करते हैं। सेक्शन 28 अगेन इम्पॉर्टेंट, सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स इन अनदर स्टेट। जब डिफेंडेंट दूसरे स्टेट में रिसाइड करता है तब सेक्शन 28 लग जाता है। और अगर हम फॉरेन समन की बात करें, उनकी सर्विस के बारे में बात करें, तो हो जाता है हमारा सेक्शन 29। अगर डिस्कवरी के बारे में बात करें, पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक, तो सेक्शन 30 के बारे में आ जाता है। सेक्शन 31 समन टू विटनेस, विटनेस के अगर हम समन करेंगे तो विटनेस के लिए पहली बार आया सेक्शन, तो 31 में हो जाता है। जजमेंट एंड डिक्री सेक्शन 33, जिसमें अगेन ये इसे ऑर्डर के साथ भी पढ़ा जाता है, तो ऑर्डर बताइएगा कौन सा है ये। सेक्शन 34 हमारा इंटरेस्ट के बारे में है। सेक्शन 35 कॉस्ट के बारे में, किस तरीके से खर्चा कितना होगा एंड ब्याज कितना होगा, वो हमें सेक्शन 34 बताता है। ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री, डिक्री अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होगा। सेक्शन 46 प्रिसेप्ट्स, जो मेंस में अपने में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिसेप्ट्स हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, वो इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसे। 52 की अगर हम बात करें तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव से किस तरीके से इन्फोर्स करानी है हमारी डिक्री, उसके बारे में बताता है। अब 55 अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो हम क्रिमिनल प्रोसीजर में कोर्ट में पढ़ते हैं, अरेस्ट के बारे में यहाँ पर भी दे रखा है, तो इसे लोग भूल जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। 56 के बारे में बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी। अब वुमेन से रिलेटेड अगर है तो ये यहाँ पे आ जाता है 56 में, मनी से रिलेटेड, तो वहाँ पर उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ना ही उनसे डिटेन किया जाएगा। 60 में बात करें तो वहाँ पे अटैचमेंट एंड सेल है इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी अटैच होगी उसके बारे में बता रखा है। 77 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, जैसे CRPC में पढ़ते हैं वैसे यहाँ पे भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। 78 में हमारे कमीशंस हैं जो फॉरेन कोर्ट हमारे इशू करते हैं। 79 में हमें सूट्स के बारे में बता रखा है जो सरकार के विरोध में या फिर सरकार के फेवर में हम करते हैं। 80 में हमें नोटिस बता रखा है, इंपॉर्टेंट है। 82 में हमें एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री बता रखा है, डिक्री किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी। 89 में हमें बता रखा है मध्यस्थ के बारे में, जो हमारा आर्बिट्रेशन होता है, और इंडियन एविडेंस एक्ट पे आर्बिट्रेशन अप्लाई नहीं करता है, इसे ध्यान रखिएगा। 91 हमारा पब्लिक न्यूसेंस बताता है, जो पब्लिक को इफेक्ट करता है। 92 में पब्लिक चैरिटीज़। 96 से 112 अपील्स, इंपॉर्टेंट है। सेकंड अपील 100 में है। 113 से 15 तक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन, जबकि CRPC में एक इसमें से नहीं होता है, वो बताइएगा कौन सा होता है। 144 में रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन है, और अगर हमें टाइम बढ़ाना है तो वो हो जाता है हमारा 148 इनलार्जमेंट ऑफ टाइम। कैविएट होता है हमारा एक वार्निंग, जो हमारा 148A में दे रखा है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें अपने 151 की, इनहेरेंट पावर्स, इम्पॉर्टेंट। 152 हमारा अमेंडमेंट होता है जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर्स पर, और जनरल पावर अगर अमेंड करनी है तो हमारा 153 में होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स एंड रूल्स पर। सेक्शंस हम कवर कर चुके हैं, अब इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स देख लेते हैं।
पार्टीज टू द सूट, 1 तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसका रूल नंबर 1 देख लेते हैं। जब हम ज्वाइन करेंगे सारे प्लेंटिफ को एक जगह इकट्ठा करेंगे, रूल नंबर 1। रूल नंबर 3 बोलता है कि अगर हम ज्वाइन करेंगे सारे डिफेंडेंट्स को। मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर अलग कॉन्सेप्ट होता है। जब गलती से हम कर देते हैं या मिस कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा नॉन जॉइंडर, मिस जॉइंडर। 13 बोलता है अगर हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उनके ऊपर, तो ये हमारा हो जाता है। ऑर्डर नंबर 2 क्या बोलता है? फ्रेम ऑफ सूट, किस तरीके से हम सूट फ्रेम करेंगे। रूल नंबर 1 में बताया फ्रेम ऑफ सूट। रूल नंबर 3 में बताया कि किस तरीके से हम उन्हें ज्वाइन करके कॉज ऑफ एक्शन को इकट्ठा करके हम उसमें इनकलकेट कर लेते हैं। रूल नंबर 7 में बोल रखा है ऑब्जेक्शन एज टू मिस जॉइंडर, अगर हमें ऑब्जेक्शन करना है मिस जॉइंडर का, ध्यान रखिएगा यहाँ पे खाली मिस जॉइंडर लिखा है। ऑर्डर नंबर 4 में क्या लिखा है? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। फर्स्ट में लिखा है कि प्लेंट से कमेंस होता है एंड सेकेंड में लिखा है रजिस्टर ऑफ सूट्स, तो इम्पॉर्टेंट है। ऑर्डर नंबर 5 की बात करें तो क्या बोल रहा है? इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स, किस तरीके से समन्स इशू होते हैं। रूल नंबर 1 में समन्स के बारे में बात की है। रूल नंबर 3 में बताया गया है कि अगर कोर्ट में उस पर्सन को बुलाया गया है, प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो, तो किस तरीके से होगा। रूल नंबर 9 में दे रखा है कि डिलीवरी किस तरीके से होगी, उनको समन किस तरीके से पहुंचाया जाएगा। 9A में क्या दे रखा है कि समन गिवन टू प्लेंटिफ फॉर सर्विस, खाली प्लेंटिफ को दिया जाता है। एंड 15 में बताया गया है कि अगर एडल्ट मेंबर कोई भी वहाँ पे प्रेजेंट है तो डिफेंडेंट में एडल्ट मेंबर को दे दिया जाता है। रूल नंबर 17 की बात करें तो प्रोसीजर बताया गया है जब वो रिफ्यूज़ कर देता है डिफेंडेंट उसे एक्सेप्ट करने के लिए या मिलता नहीं है। रूल नंबर 24 क्या बोलता है? अगर वो प्रिजन में है तो किस तरीके से होगा। और रूल नंबर 28 बताता है हमारा सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन के बारे में, किस तरीके से उन्हें सर्विस की जाएगी। रूल नंबर 30 की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर्स फॉर समन्स, अगर समन नहीं ले पा रहे हैं तो लेटर्स उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऑर्डर नंबर 6 की बात करें, प्लीडिंग जनरली। रूल नंबर 1 प्लीडिंग है। रूल नंबर 2 जहाँ पे खाली मटेरियल फैक्ट्स हमें इंक्लूड करने हैं, एविडेंस से हमारा कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। एविडेंस, साक्ष्य से हमें कोई मतलब नहीं है। मटेरियल फैक्ट्स जो भी कोर्ट के सामने प्रेजेंट होते हैं वो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे कोर्ट को। रूल नंबर 3 फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग के बारे में बात की गई है। रूल नंबर 16 स्ट्राइकिंग ऑफ आउट प्लीडिंग्स को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। अमेंडमेंट किया जाएगा 17 में। 18 में क्या बोला है कि फेलियर, अगर हम अमेंडमेंट नहीं कर पाते हैं तो ऑर्डर के बाद, तो इसमें बात की गई है। ऑर्डर नंबर 7 क्या है? प्लेंट में रूल नंबर 1 पर्टिकुलर्स क्या क्या प्लेंट में लिखा होगा वो सब बताया गया है। रूल नंबर 4 में लिखा है अगर रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है हमारा प्लेंटिफ, वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव हमारा सू करता है, केस फाइल करता है। 10 की बात करें तो रिटर्न ऑफ प्लेंट, जब हमारी रिटर्न हो जाएगी। वाइल 11 रिजेक्शन की बात करता है। 14 हमारा प्रोडक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑन विच प्लेंटिफ सूज, जहाँ पे प्लेंटिफ हमारा केस फाइल करता है और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 8 की बात करें तो ऑर्डर 8 हमारा क्या है? रिटन स्टेटमेंट सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, इंपॉर्टेंट है। रिटन स्टेटमेंट हमारा रूल नंबर 1 में। जब रूल नंबर 6 में क्या दे रखा है हमारा? पर्टिकुलर्स ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन इन रिटन स्टेटमेंट। 1A इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड 6 हमारा जब पर्टिकुलर सेट ऑफ का क्या होगा? 6A हमारा काउंटर क्लेम है बाय डिफेंडेंट, वाइल 6B हमारा उसमें क्या क्या लिखा जाएगा काउंटर क्लेम में वो बताता है 6B। ऑर्डर नंबर 9 अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज़ एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस, अगर उन्हें बुलाया जाता है वो आते हैं या फिर नहीं आते हैं तो उनके बारे में बताया गया है। रूल नंबर 1 में क्या दे रखा है कि जिस डेट पर उन्हें बुलाया गया है तो उन्हें आंसर करना पड़ेगा, अपीयर होना पड़ेगा, और अगर नहीं आते हैं तो रूल नंबर 3 लग जाएगा। रूल नंबर 5 बोलता है कि फ्रेश समन्स उन्हें अप्लाई करने पड़ेंगे 1 महीने के अंदर अगर वो फेल करते हैं आने में। रूल नंबर 6 में बताया गया है कि अगर प्लेंटिफ ही अपीयर होता है। रूल नंबर 8 में बताया गया है कि अगर डिफेंडेंट ही अपीयर होता है। रूल नंबर 13 में बताया गया है एक्स पार्टी डिक्री हो जाएगी अगेंस्ट द डिफेंडेंट, वो सेट असाइड हो जाएगी। एंड रूल नंबर 14 में हमें क्या बताया गया है? विदाउट नोटिस टू द अपोजिट पार्टी डिक्री नहीं हो पाएगी, सेट असाइड नहीं हो पाएगी। ऑर्डर 10 की बात करें तो एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़ बाय द कोर्ट, अब इसमें क्या दे रखा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि इसमें असर्टेनमेंट वेदर द एलिगेशंस इन द प्लीडिंग आर, क्या उसे एडमिट करना चाहिए या क्या उसे डिनाई करना चाहिए। रूल नंबर 3 सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन रिटन में होना चाहिए।
14 की बात करें तो 14 में इशू ऑफ लॉज पर या फिर इशू जो एग्री अपॉन हो गए हैं उन पर किस तरीके से सेटलमेंट होगा। तो रूल नंबर 1 में फ्रेम करेंगे हम इश्यूज़, रूल नंबर 3 में मटेरियल सेट करेंगे एंड रूल नंबर 5 में पावर हम सेट करेंगे कौन सी स्ट्राइक करनी है और कौन सी लेनी है, अमेंड कर सकते हैं। ऑर्डर 15 की बात करें तो डिस्पोजल ऑफ सूट एट द फर्स्ट हियरिंग, सबसे पहले प्रथम सुनवाई पर जो पार्टीज इशू में नहीं है वो रूल नंबर 1 में है। और रूल नंबर 2 में क्या है, वन ऑफ द सेवरल नॉट एट इशू, अगर डिफेंडेंट ही इशू में नहीं है और पार्टीज जो इशू में है वो रूल नंबर 3 में है। और रूल नंबर 4 में क्या है, अगर वो साक्ष्य देने में ही असमर्थ है। ऑर्डर 16 की बात करें तो समनिंग एंड अटेंडिंग्स ऑफ द विटनेस, किस तरीके से वो आएंगे। तो रूल नंबर 6 में हमारा क्या दे रखा है, समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। एंड रूल नंबर हमारा 10 में दे रखा है कि अगर विटनेस कंप्लाई करने से मना कर देते हैं, वो फेल कर जाते हैं। एंड रूल नंबर 12 में दे रखा है कि अगर विटनेस ही अपीयर नहीं होते हैं, राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। एडजॉर्नमेंट होता है जब हम पोस्टपोन करते हैं, तो इसमें कुछ ऐसा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 18 नहीं है इम्पॉर्टेंट, 20 इम्पॉर्टेंट है, जजमेंट एंड डिक्री। तो जजमेंट एंड डिक्री रूल नंबर 1 में है, जहाँ पे जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस रूल नंबर 1 में है एंड रूल नंबर 1 में है। उसके बाद 20A में दे रखा है कॉस्ट। उसके बाद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 में एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर दे रखा है। एंड इसमें आप इम्पॉर्टेंट देख लीजिए, वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट है लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा रूल नंबर 58 एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स टू ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, जब अटैच कर दी जाएगी प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्शन कर दिया जाएगा। देन ऑर्डर नंबर 26 कमीशन के बारे में बात की गई है, जिसमें 10A 10B 10C बहुत इंपॉर्टेंट है। 10A है हमारा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्टीरियल एक्ट, अगर मिनिस्टीरियल के एक्ट हम करेंगे तो 10B एंड 10C हम मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे। कमीशन हम अगर इशू करेंगे तो रूल नंबर 12 हो जाएगा और इसमें इंपॉर्टेंट देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर 32 की बात करें तो माइनर और अनसाउंड पर्सन के बारे में दे रखा है। रूल नंबर A है जिसमें माइनर अपने नेक्स्ट फ्रेंड से इशू करवा सकता है, नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू भी इशू कर सकता है, स्यू कर सकता है। ऑर्डर नंबर 33 की बात करें तो इंडिजेंट पर्सन के बारे में दे रखा है। रूल नंबर 5 देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, किस तरीके से उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। रूल नंबर 9 विड्रॉल हो गया। ऑर्डर 35 की बात करें तो इंटरप्लीडर हो गया। ऑर्डर 38 की बात करें तो अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, जजमेंट जब हुआ है उससे पहले की कार्रवाई के बारे में बोलते हैं। तो इसमें रूल नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉट अटैचेबल बिफोर जजमेंट, जजमेंट से पहले एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी होती है वो अटैच नहीं की जाएगी। ऑर्डर 39 बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्प्रेरी इंजंक्शन एंड इंटरलॉकेटरी ऑर्डर। तो इसमें रूल नंबर 3A बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट टू डिस्पोज एन एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन विद इन 30 डेज, 30 डेज इंपॉर्टेंट है, 30 दिन के अंदर हमें एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। ऑर्डर 40 की बात करें तो रिसीवर के बारे में दे रखा है, अपॉइंटमेंट उनका रूल नंबर 1 में होगा, 3 में इनकी ड्यूटीज़ होंगी। ऑर्डर नंबर 41 में क्या दे रखा है, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, ओरिजिनल डिक्री के बारे में दे रखा है एंड और इसे आप देखना नहीं है। 42 की बात करें तो एपेलेट डिक्री के बारे में दे रखा है, जिसमें रूल नंबर 1 में प्रोसीजर दे रखा है। 43 के बारे में बात करें तो ऑर्डर दे रखा है, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स दे रखा है। एंड अगर इंडिजेंट पर्सन के बारे में बात करें तो ऑर्डर नंबर 44 में दे रखा है। और ऑर्डर नंबर 46 रेफरेंस के बारे में दे रखा है, जिसमें रूल नंबर 1 में हाई कोर्ट जाती है एंड 4A में दे रखा है कि 113 के साथ इसे पढ़ सकते हैं प्रोवाइजो के साथ। ऑर्डर 47 में हम बात करें तो रिव्यू दे रखा है हमारा एंड रूल नंबर 1 में दे रखा है एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट, जबकि एप्लीकेशन जब रिजेक्ट हो जाती है रूल नंबर 4 में दे रखा है। ये हमने इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑर्डर्स कवर किए जो आपके हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। तो करते रहिए हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब एंड देखते रहिए हमारी वीडियोस एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। So thank you so much and I end this video.